हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके पास एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो है राज्य स्वायत्ता की मांग। देखिए, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन प्रारंभ से ही विवादपूर्ण रहा है। संविधान सभा में भी अनेक सदस्यों ने यह आपत्ति जताई थी कि शक्ति विभाजन की यह योजना जो भारत संघ के सभी राज्यों को नगर पालिकाओं का रूप देती है, वास्तविकता में भी यही है कि भारत के संविधान में केंद्र सरकार को विस्तृत शक्तियां दी गई हैं और राज्य सरकार नामक इकाई को बहुत ही कमज़ोर रखा गया है। इसी संदर्भ में राज्य स्वायत्ता की मांग प्रबल हुई। राज्य स्वायत्ता होता क्या है? इसे हम स्वायत्ता को अगर हम समझना चाहें तो साधारण शब्दों में स्वायत्ता का अर्थ है कि किसी को भी अपने क्षेत्र में बिना रुकावट के यानी निर्बाध कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाए, यानी उसके कार्यों में किसी प्रकार का आंतरिक और बाहरी हस्तक्षेप ना हो। राज्यों के मामलों में स्वायत्ता का अर्थ थोड़ा अलग होता है। राज्यों की स्वायत्ता का अर्थ स्वतंत्रता नहीं, बल्कि इसका अर्थ होता है कि राज्यों को उनके मामलों में केंद्रीय सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्यों को शक्तियां संविधान द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं और उन्हें उनका प्रयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। राज्यों को जन कल्याण की योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने की शक्तियां बिना किसी रोक टोक के प्राप्त होनी चाहिए। यही नहीं, वित्तीय क्षेत्र में भी राज्य स्वतंत्र होने चाहिए, तभी राज्य की स्वायत्ता को लागू किया जा सकता है। भारतीय संघवाद में राज्य की स्वायत्ता की मांग अब लगभग 8 दशकों से चली आ रही है। संविधान केंद्र को राज्यों की शक्तियों को कम करने के लिए, शक्तियों का अतिक्रमण करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। उसी के प्रतिनिधि मंडल के बजाय भारत में शक्तियों के केंद्रीकरण की यानी इकट्ठा करने की जो अवधारणा है वो निहित है। इसके चलते पूरे देश में कई तरह के आंदोलन हुए। अधिक से अधिक स्वायत्ता की मांगों ने केंद्र और राज्य के बीच बहुत से विवाद उत्पन्न किए। केंद्र और राज्यों के बीच जो मांग की जाती है स्वायत्ता की, उसे 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक राज्य की स्वायत्ता और दूसरी संघ की स्वायत्ता। आंदोलनों का उद्देश्य न केवल वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करना है, बल्कि एक राजनीतिक आयाम भी है, जैसे कि कला का होता है। संविधान की धारा 356 केंद्र को राज्य सरकार को बर्खास्त करने, राज्यपालों को और अन्य विभिन्न शक्तियों को नियुक्त करने या हटाने का अधिकार देती है। ऐसे मामलों में जब केंद्र सरकार, जिसके पास ये शक्ति विवेकाधीन होती है, यानी केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर होता है। राज्य की स्वायत्ता के लिए आंदोलन। भारत में राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया राज्य की स्वायत्ता की कमी के कारण केंद्र में और साथ ही अधिकांश राज्यों में लगभग 30 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी के निर्बाध शासन द्वारा सुगम बनाया गया है। आपातकाल के रूप में इस केंद्रीकृत सत्ता को सत्तावादी शासन में बदलने में कांग्रेस को कोई कठिनाई नहीं हुई थी। भारत में राज्य स्वायत्ता के आंदोलनों को मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। 1947 से 1977 तक कांग्रेस का आधिपत्य, 1977 से 1979 तक जनता चरण और 1990 के बाद से गठबंधन की राजनीति का दौर। राज्य स्वायत्ता की मांग है, वह राज्य स्वायत्ता की मांग किस कारण से की जाती है? भारत में राज्यों पर केंद्र के नियंत्रण के अनेक साधन हैं और इन साधनों के कारण ही राज्यों की स्वायत्ता की मांग ने जन्म लिया। जैसे कि संसद के पास अधिक शक्तियां होने से भी राज्य स्वायत्ता की मांग बढ़ी है। वित्तीय दृष्टि से भी राज्यों की निर्भरता केंद्र पर होती है, यानी उन्हें हर मामले पर केंद्र से सहायता की आवश्यकता होती है। राज्यों के बीच भाषाई और सांस्कृतिक विभिन्नता है। राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन, जिसकी वजह से राज्य स्वायत्ता की मांग प्रबल होती जा रही है। अंतर्राज्यीय झगड़े। संसद किसी नवीन राज्य का निर्माण
कर सकती है या किसी भी राज्य की सीमा को घटा बढ़ा सकती है। राज्य में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं है, राज्यों के अपने संविधान नहीं हैं। इन सभी बातों को मुद्दा लेकर राज्य स्वायत्तता की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब ये राज्य स्वायत्तता की मांग जो बढ़ रही है, उसको बढ़ाने के जो सुझाव हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248। राज्य सूची से संबंधित मामलों को कानून बनाने के लिए राज्य को विशेष शक्तियां दी गई हैं। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के बजाय राज्यों के पास होनी चाहिए। इससे वैश्वीकरण के इस युग में भी राज्य की स्वायत्तता को बढ़ाने और सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। अनुच्छेद 249 जो संसद को राज्य सूची से संबंधित विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है, उसे हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्रहित के नाम पर मनमानी धारणाओं को जन्म देता है। राज्यों के पास कराधान के मामलों पर निर्णय लेने और अपनी जरूरत के सार्वजनिक उधार का निर्धारण करने की अधिक शक्तियां होनी चाहिए। इससे उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी जिन्हें राज्य केंद्र सरकार के लक्ष्य के बजाय हासिल करना चाहता है। कहने के अर्थ है कि केंद्र सरकार राज्यों की सूची पर कानून निर्माण में दखल अंदाजी ना करे, तो इससे राज्य स्वायत्तता की मांग को कुछ हद तक सीमित किया जा सकता है। केंद्र को अनुच्छेद 289 के तहत दी गई संपत्ति पर कर का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 302 जो केंद्र को व्यापार और वाणिज्य को प्रतिबंध करने का अधिकार देता है, उसे भी हटा दिया जाना चाहिए। संघीय शक्ति पर राज्य की स्वायत्तता की कुछ सीमाएं हैं। स्वायत्तता की, जैसे कि स्वायत्तता का प्रश्न किस किस वजह से स्वायत्तता का प्रश्न उठता है। देखिए, पहला तो संदर्भ में अगर हम कहें तो राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राज्यपाल की नियुक्ति हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाती है। साधारणतः ये देखा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति में उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह नहीं ली जाती है। इससे भी स्वायत्तता की मांग बढ़ती है। इसके अलावा राज्यों के जो विधेयक होते हैं, उन पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने में अनावश्यक देरी होती है। केंद्र और राज्यों के विपक्षी दलों की सरकारों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता और उदासीन व्यवहार देखने को मिलता है, और साथ ही राज्यों की जो वित्तीय स्थिति है वो भी काफ़ी कमज़ोर होती है। उन्हें वित्त के लिए केंद्र पर निर्भर होना पड़ता है। इसलिए भी राज्य स्वायत्तता की मांग बढ़ रही है। अब है इसके बाद में संघीय शक्ति पर राज्य की स्वायत्तता की कुछ सीमाएं। संघीय शक्ति पर राज्य की स्वायत्तता यानी स्वायत्तता की सीमाएं संविधान की संरचना में निहित है और साथ ही 10वें संशोधन के पाठ द्वारा इसकी पुष्टि भी की गई है। दूसरी है संघीय सत्ता पर राज्य की स्वायत्तता की सीमा संघीय सरकार को राज्य द्वारा लिए गए निर्णयों में हस्तक्षेप करने से रोकती है कि कैसे अपने बुनियादी सरकारी कार्यों की संरचना की जाए, जैसे कि इसकी राजधानी का पता लगाना, राज्य की विधायिका के लिए कितने सदस्यों का चुनाव करना है, राज्यपाल का कार्यकाल और इसके सरकारी ढांचे के कुछ समान पहलू। ये सभी बातें स्वायत्तता की सीमाएं तय करती हैं। अगली है, हाल ही के वर्षों में अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का राज्य स्वायत्तता फोकस राज्यों को संघीय नियामक कार्यक्रमों को अपनाने और प्रशासित करने के लिए मजबूर होने से बचाने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है। कोर्ट ने ब्रैंडी एक्ट के एक प्रावधान को रद्द किया है, जिसने राज्य की अनुमति के बिना संघीय नियामक योजनाओं के प्रशासन में सहायता के लिए
राज्य के कानून प्रवर्तन अधिकारियों की सेवाओं की कमान संभाली है, जबकि संघीय सरकार अपने अनुच्छेद 1 धारा 8 शक्तियों के दायरे में आने वाले क्षेत्रों को विनियमित करने के लिए स्वतंत्र है, जिसमें उन संघीय कानूनों को राज्य की अपनी गतिविधियों पर लागू करना या राज्यों को सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना शामिल है। यह बल नहीं दे सकता कि राज्यों को उन कानूनों के प्रशासन में भाग लेने के लिए संघीय कार्यक्रम जिसके के लिए राज्यों को कानून बनाने की आवश्यकता होती है। राज्य स्वायत्तता के संबंध में जो भी विचार दिए जाते हैं उनमें यही कहा जा सकता है कि राज्यों की स्वायत्तता की मांग करना उचित कदम है, किंतु राज्य के स्वायत्तता के जो विषय है वो बहुत ही अतिवादी हैं। वास्तव में आज आवश्यकता इस बात की है कि राज्यों को उनके विकास के अवसर निश्चित रूप से प्रदान किए जाने चाहिए। इसके लिए राज्यों का संघात्मक ढांचा बनाए रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। सुदृढ़ संघात्मक व्यवस्था तभी संभव हो सकती है जब राज्यों का संपूर्ण विकास होगा। रेनो बनाम कोडेन में कोर्ट ने ड्राइवर की गोपनीयता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को बरकरार रखा, जो राज्य मोटर वाहन विभाग को उनकी सहमति के बिना ड्राइवरों के बारे में व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध कराने से रोकता है। प्रावधानों को कायम रखते हुए न्यायालय ने संघीय कानूनों के बीच अंतर किया, जो राज्यों की अपनी गतिविधियों को विनियमित करने, जैसे कि रेनो बनाम कोडेन में, जिसमें राज्य को एक डेटाबेस के मालिक के रूप में विनियमित किया गया था, और संघीय कानूनों के लिए राज्यों को उनके व्यवहार को नियमित करने की आवश्यकता होती है। कोर्ट ने इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित किया कि संघीय कानून रेनो बनाम कोडेन को राज्यों को कानून बनाने या संघीय नियम योजना लागू करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा संघीय कानूनों के सीमित उदाहरणों से परे जो राज्यों को कानून बनाने या संघीय नियामक कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए मजबूर करते हैं, 10वां संशोधन कांग्रेस की शक्ति पर सीमाओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत नहीं रहा। जब संघीय सरकार को पारंपरिक रूप से राज्यों द्वारा नियमित क्षेत्रों में विनियमित करने से रोकने के प्रयास में जोर दिया गया, तो न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि 10वें संशोधन को एक वर्णित किया गया केवल यह कहते हुए कि जो भी शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं, सरकार गैर अनुदानित शक्ति के दायरे को परिभाषित करने के बजाय राज्यों के पास रहती है। ठीक है। इसके अलावा राज्य स्वायत्तता के पक्ष विपक्ष के संबंध में भी कुछ तर्क दिए गए हैं, वो हम बाद में देखेंगे। पहले इसका अंतिम सुझाव देखते हैं कि इसके अलावा नेशनल लीग ऑफ सिटीज़ को छोड़ने के बाद गार्सिया बनाम सैन एंटोनियन मेट्रोपॉलिटन ट्रेजेडी अथॉरिटी में कहा गया है कि 10वां संशोधन राज्य स्वायत्तता के तर्कों को भी खारिज कर दिया गया, जब राज्यों ने तर्क दिया कि राज्यों की अपनी गतिविधियों को उनके निजी पहलू के साथ नियमित नहीं किया जा सकता। इसलिए कांग्रेस ने इन गतिविधियों में संलग्न निजी संस्थाओं के साथ साथ एक नियोक्ता, एक ऊर्जा उपयोगकर्ता, एक निपटानकर्ता आदि के रूप में राज्यों को नियमित करने के लिए स्वतंत्र है। 10वें संशोधन की आवश्यकता नहीं, जैसा कि गार्सिया में व्यवस्था की गई थी कि राज्यों को ऐसे संघीय नियमों से छूट दी जानी चाहिए। राज्य स्वायत्तता की मांग लंबे समय से लगातार चल रही है। राज्यों को स्वायत्तता प्रदान करने के संबंध में गहन वाद विवाद बना रहा है। स्वायत्तता को केंद्र बिंदु बनाकर राज्यों में अनेक आंदोलन और प्रदर्शन होते रहे हैं। राज्यों की स्वायत्तता के संबंध में विभिन्न प्रश्न उठते हैं, जैसे कि स्वायत्तता दी जाए या नहीं दी जाए और किस सीमा तक दी जाए। स्वायत्तता प्रदान करने से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को तो खतरा नहीं है। इन प्रश्नों का उठना स्वाभाविक है, किंतु निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व राज्य स्वायत्तता के पक्ष विपक्ष को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य स्वायत्तता के पक्ष में
कहा गया है कि राज्य स्वायत्ता से राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। राज्य स्वायत्ता का मानने वालों का कहना है कि केंद्र सरकार की अनुदान प्रक्रिया और शैली भेदभावपूर्ण है। उनका विचार है कि सरकार गेहूं का अनुदान अधिक देती है और चावल पर गेहूं की अपेक्षा कम अनुदान देती है, जिसका परिणाम यह होता है कि गेहूं उपभोक्ता राज्यों को अनुदान लाभ अधिक होता है और चावल उपभोग करने वाले राज्यों को अनुदान कम मिलता है। राज्यों की स्वायत्ता के पक्ष में और एक यह भी कहा गया है कि लोकतंत्र में केंद्र और राज्यों में अलग अलग दलों की सरकार होना असामान्य नहीं है, किंतु ऐसी स्थिति में केंद्रीय सरकार का राज्य सरकारों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार भी देखा जाता है। जिन राज्यों में केंद्र से विरोधी दल की सरकार का गठन हो जाता है, उन राज्यों के प्रति केंद्र सरकार का रवैया कठोर रहता है। राज्यों में स्वायत्ता प्रदान किए जाने से देश के सभी राज्यों का संतुलित विकास संभव हो सकता है। वर्तमान व्यवस्था में राज्य केंद्र आश्रित होते हैं। राज्यों के व्यय में जो निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, किंतु उत्तरदायित्व के लिए राज्य तैयार नहीं है। इसी के साथ कुछ विपक्ष में भी कहा गया है कि राज्य स्वायत्ता के विरोधियों का मानना है कि यदि राज्यों को स्वायत्ता प्रदान की जाती है तो राष्ट्रीय एकता खंडित हो सकती है और साथ ही साथ संघात्मक ढांचा भी नष्ट हो सकता है। स्वायत्ता के विरोधियों का कहना है कि राज्यों को स्वायत्ता प्रदान करने से राज्यों की शक्तियां मुख्यमंत्रियों में केंद्रित हो जाएंगी। यह शक्ति केंद्रीकरण तानाशाही प्रवृत्ति को बढ़ाएगा, जिससे देश का संतुलन बिगड़ सकता है। यदि देश सभी तरह से मजबूत हो, तभी राज्यों की स्वायत्ता सफल और सार्थक सिद्ध हो सकती है, नहीं तो भारतीय संघीय प्रभुसत्ता रह जाएगी और न ही राज्यों की स्वायत्ता ही रह सकेगी। राज्य स्वायत्ता की लगातार बढ़ती मांग से राष्ट्रीय एकता पूरी तरह खंडित हो सकती है, क्योंकि आज स्वायत्ता की मांग करने वाले राज्य भविष्य में स्वतंत्रता की मांग भी कर सकते हैं। राज्यों की स्वायत्ता के माध्यम से कुछ स्वार्थी तत्व अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं। अतः राज्य स्वायत्ता की मांग तथाकथित क्षेत्रीय दल के स्वार्थी नेताओं की नियोजित राजनीतिक चाल कही जा सकती है। तो इन सभी से यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्य स्वायत्ता की मांग जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वह कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक सही नहीं भी है। आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।